साहब पंजाब के हवाले से मुख्तसर बताइए। जरदारी साहब आए, कई दिन रहे, बड़े लोगों से मुलाकातें की, रीअलाइनमेंट की कोशिश की, नई सफ बंदी की, वो बात आगे नहीं बढ़ी, क्या वजह हुई? वो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जरदारी साहब को भी गोली दी जा रही है और शहबाज शरीफ साहब को भी गोली दी जा रही है। तो वो कैसे बात आगे बढ़ सकती है? जिनके पास पावर है वो तो गेम खेल रहे हैं। तो जरदारी साहब के साथ भी और इधर भी शहबाज साहब के साथ भी। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ कुछ लोगों के अपने जाती प्रॉब्लम्स भी हैं और बड़े सीरियस संजीदा किस्म के इल्जाम भी लगे हुए हैं। और जरदारी साहब के पास तो एक हुकूमत भी है जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। तो वो तो हर वक्त यही कोशिश करते रहेंगे कि किसी किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट के जो मोरे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के जो असासे हैं उनके साथ मिल के बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें उनका जाती तौर पे और पीपल्स पार्टी को शायद फायदा है एज अ पार्टी। बिकॉज वो अब पिट गई है पार्टी, एक रह गई है एक रीजनल पार्टी, और अगर अगली इलेक्शन हार गई सिंध के अंदर भी तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने तो हाथ पैर मारने ही। वो आए थे चौधरी साहब से बात करने कि कुछ बात बन सकती है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है आगे से यही बात उनको होगा कि हाँ बात तो बन सकती है, मगर पहले ग्रीन लाइट मिलनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप उनसे ही बात करें, उनको ही कन्विंस करें। हम तो यहाँ काफी अरसे से बैठे हुए हैं, हम तो तैयार हैं, पहली बात तो ये। मगर हमारे पास नंबर्स नहीं है, और नंबर ना आपको मिलेंगे ना हमें मिलेंगे जब तक इशारा नहीं आएगा। जहांगीर तरीन साहब और उनके मोरे जो है वो कुछ नहीं करेंगे। जब वक्त आएगा तो आ जाएंगे। तो आप वहीं जाएं, वहीं से बात करें। मुझे मेरे से बात करने की क्या जरूरत है? हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम तस्लीम करते हैं कि आपके ख्यालात भी नेक हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे भी वही। तो इसीलिए कुछ नहीं बात बनी और ना बनने की इम्कान भी नहीं था। मगर ठीक है, वो जरदारी साहब ने गेम के अंदर रहना भी तो है ना, कोशिश भी तो करते जाना ना कि कहीं कुछ चीज मिल जाए। ऐसा वक्त आए कि अगर ये हो तो पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। क्या पता है आगे किस तरीके से बातें चलती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। तो अच्छा होता है कि पहले एक दूसरे को पहचान लेना, देख लेना कितने पाँव कितने पानी में है दूसरा पार्टी, कहाँ तक साथ जाने के लिए तैयार होगी। अगर ऐसा वक्त आता है तो उस वक्त किस किस्म की पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, किसको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये प्रिलिमिनरी बातें होती है। मेरा ख्याल है इसलिए नहीं आए थे कि कल कोई चीज कर कुर के उठा कर देंगे यहाँ, मगर एक्सप्लोरेशन के लिए आए थे। और जाहिर है तो पॉलिटिक्स भी तो होती है ना, कि जो आप गेम के अंदर हैं, आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो। बिल्कुल। नो मोर देन दैट। नो मोर देन दैट। तो फिर आप ये बताइए कि अगर आपने ये कहा कि गोली दी जा रही है, तो जरदारी साहब भी बड़े होशियार आदमी हैं, बड़े माहिर चेस प्लेयर हैं सियासत के। शहबाज साहब भी बड़े इक़्तिदार भी देख चुके हैं, ऑपोजिशन भी देख चुके हैं, तो जेल भी देख चुके हैं, एग्जाइल भी देख चुके हैं। तो आपने ये कहा कि उनकी मजबूरियां भी हैं, जो भी हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं इलेक्शन की तरफ, तो वहां तो सेठी साहब जो अगला 1 डेढ़ साल है, उसमें कोई रीअलाइनमेंट नहीं दिखाई देती। यही वाली इसी तरह ही रहेगी कि एक डिवाइडेड ऑपोजिशन और एक हुकूमती पार्टी जिसको कि बड़ी बैकिंग है। अब तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं। तो ये तो मामला पूरा सेट किया जा रहा है इस तरह से कि अगली जो है 5 साल भी पीटीआई या इस तरह की एक कॉबल्ड कोलिशन को दोबारा इक़्तिदार हैंड ओवर किया जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, देखिए इरादे तो ऐसे ही होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वैसे ही डाइस रोल करती है। जी। वहां तो और बहुत से इरादे हैं कि फलाना जो है वो ये बन जाएगा, फलाने को ये मिल जाएगी, अगले 4 साल ये, अगले 3 साल वो, अगले 6 साल वो। वहां तो ये भी चीजें चलती रहती हैं। और वाई नॉट? हर हम्म। इंसान का ये हक है कि अपने बेहतरी के लिए कुछ गेम खेले। हर इंस्टीट्यूशन का ये हक है कि अपनी बेहतरी और के लिए वो गेम खेले कोई ना कोई। सियासतदानों का भी इसी तरीके से हक है। मगर बात ये है जी कि इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही होगा। आपने हमारी तारीख देखी, पता नहीं होता एकदम कुछ ना कुछ हो जाता है और सारे जो है ना चेस बोर्ड चेंज हो जाती है। और यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतने कुछ चीजें एक वक्त गेम के अंदर चल रही हैं कि कहीं भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है जिसकी वजह से सारा जो है ना फ्लोर प्लान वो चेंज हो जाता है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये कब जाके ये उलट जाएगी ये गेम। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी कोई इम्कान नहीं है कि अवाम किसी तरीके से उनकी जो जो परेशानियां हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। ये इसकी कोई इम्कान नहीं। और हालात खराब होंगे। ये सब ड्रामा है कि जी 4% हो गया और अब 5% हो जाएगा और ये 6% हो जाएगा और रेमिटेंसेस ये हो गए वो हो गए। ये नहीं, ये ऐसे चल ही नहीं सकता। और बहुत से मिल के फैसले ऐसे करने पड़ेंगे इस मुल्क के अंदर
आपकी रियासत के इदारों को और आपके सियासतदानों को और सियासी जमातों को, जो कि इस वक्त की सूरत हाल में नहीं पॉसिबल। और वो जब तक वो सिचुएशन नहीं होगी तो ये सारे इकट्ठे भी नहीं होंगे, एक दूसरे के गले ही पड़े रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी स्टेज पे ये बिल्कुल मुमकिन है कि आवाम फट पड़ेगी, और जब वो फटेगी वो क्या रुख मुझे वो आवाज इख्तियार नहीं आ रही। करेगी। मतलब ये आ रही है आवाज आपको? मुझे तो आ रही है जी। अच्छा, जी, तो अवाम बात ये आप कि कह रहे हैं कि अवामी दबाव जो है वो बढ़ेगा, और ये जो जो इरादे जो भी हों वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेठी साहब, इस पे हम जो है एक आखिरी में आपसे ये नुक्ता पूछूंगा, और वो ये कि ये जो शहबाज शरीफ को यकीन दहानियां या जो भी, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं लारा लगाना तो ये लारा जो है, आपके ख्याल से ये कितनी देर और इस तरह से एक चीज बनेगी? क्योंकि अगर ये उनको भी समझ में आ जाएगी कि कोई इरादे नहीं लग रहे पावर ट्रांसफर का या फेयर इलेक्शन का, मतलब असल बात ये कि अगला इलेक्शन फेयर कैसे इंश्योर किया जाए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त सारे पाकिस्तानियों का एक पॉइंट होना चाहिए कि लेजिटिमेट नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कैसे मुमकिन की जाए, उसके क्या दो देख तीन प्री कंडीशंस हैं? देखिए, दो तीन हैं। एक तो ये है कि जुडिशरी के अंदर कोई एक, कोई दो या तीन जज उनकी जमीर जाग जाए, ठीक। जैसे ये काजी फायजीसा के केस में हुआ। तो वो को नहीं थी, ख्याल था कि कौन खड़ा होगा, मगर आपने देखा पहले गाजी साहब खड़े हो गए, फिर उनके साथ सारी वकला तंजीमें खड़ी हो गई, फिर 3 जज खड़े हो गए, फिर अब जाके 6 जज खड़े हो गए। इस तरीके के साथ किसको कौन सोच सकता था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक इतनी बड़ी तंजीम, इतनी बड़ी मूवमेंट चल पड़ेगी एक शख्स की वजह से। तो हो जाता है, चल पड़ता है, ऐसे काम चल जाता है। अब किसी न किसी स्टेज पे ये फिर मुमकिन है कि कोई ना कोई एक जज, दूसरे जज ऐसे फैसले आ जाएंगे जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? अभी आपने देखा आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खड़े हो गए। इनसे जी। पहले जो थे तो वो, उनके बाद इतनी मायूसी थी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अब ये खड़े हो गए हैं, इन्होंने कुछ हद तक खड़े होने की हिम्मत शो की है, और करेक्ट। साथी भी कुछ साथ साथ चल रहे हैं। तो मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ एक रिवाइवल हो रही है रेजिस्टेंस की। मीडिया का आप देख लें, इतना सख्त पाबंदियां के बावजूद मीडिया जो है अब साइडलाइन हो गया, और साइडलाइन में उनकी जो बातें हो रही हैं आउटसाइड द मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी ज्यादा अहमियत है, वो ज्यादा देखी जा रही है, वो ज्यादा सुनी जा रही है। तो रेजिस्टेंस तो बढ़ रही है। ये डिसअपियरेंसेस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इससे रेजिस्टेंस बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। आइए एफएटीएफ क्यों नहीं जान छुड़ाते आप? इससे नहीं छुड़ा सकते ना, कि वो जिन लोगों ने ये पंदा आपके गले डाला हुआ है, वो उन्हें एहसास है कि आप किस किस्म की आपने रियासत यहाँ बनाई हुई है, और अगर आपको खुली छुट्टी दे दी गई तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना नुकसान अपना भी और औरों को भी कर सकते हैं। और बिल्कुल। बाय द वे, ये पाकिस्तानियत के अंदर ये जंगजू रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे जमाने में, अब तो ये जंगजू रियासत का भी कॉन्सेप्ट है। वो भी अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अब कहने को आ रहे हैं कि जी जंगजू रियासत नहीं चलती, अब इकोनॉमिक्स का रियासत चलती है। तो वहां भी कुछ समझ आ रही है, मगर वो इतनी फर्क है, डिस्टेंसेस है कि सोच क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो एक तरफ वो जो ये भी एनएस, ये भी सारी जो चीज है ये भी वहीं से आ रही है ना। पैन इस्लामिस्ट जो ये हिस्ट्री को, मिथ्स को इन्वोक करते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी और खालिद बिन वलीद। अब ये अर्तुगरुल नया टर्किश वॉरियर है, मतलब एक सेमी फिक्शनल सेमी रियल कैरेक्टर है जो जाके हर जगह ट्राइब से जंग करता है, इस्लाम के दुश्मनों को जो है वो डिफीट करता है। साजिशी क्रिश्चियन, साजिशी जो जूज हैं उनको डिफीट करता है, और इस्लाम का झंडा बुलंद करता है। ये सारा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है असल में ना। बात ये जंगजू हाँ, तो रियासत। ये जो है ना, आजकल के जमाने में ये आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं चलता, जिसे आप जियो स्ट्रेटेजी कहते थे पहले। जी जी अब जी। जियो इकोनॉमिक्स आप कहते हैं ना, जियो इकोनॉमिक्स में आइडियोलॉजी नहीं है, वह सरमायादारी की आइडियोलॉजी है। सरमाया। किसी किसी मजहब की आइडियोलॉजी नहीं है। तो आप जियो समझ रहे हैं मेरी जियो बात? तो बिल्कुल। उसके अंदर फिर जीएसपी प्लस भी आ जाता है, यूएसएड भी आ जाती है, वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाती है, डॉलर की करेंसी भी आ जाता है, रिजर्व करेंसी भी आ जाता है, एक्सपोर्ट मैन पावर भी आ जाती है, रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और तो बिल्कुल। सीपैक भी तो आ जाता ये है, और उनका जो बीआरआई है वो भी आ जाता है।